गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था समीर 1 और समीर 2 के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि दोनों जो हैं किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और किस तरीके से उनमें इनइक्वालिटीज़ भी हैं। एक जो समीर है वो इकोनॉमिकली उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकता है, लेकिन समीर 2 जो है वो उसके पास स्कूल जाने का भी टाइम नहीं है। उसको अपनी मदर को सपोर्ट करना पड़ता है, मदर की हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो अपने जो है खाने पीने का खर्चा पूरा कर सके और उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमने डिस्कस की थी और डाइवर्सिटी हमने डिस्कस की थी कि दोनों का अलग रिलीजन है। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह से हैं, ये हमने डिस्कस की थी। आज हम कुछ और इनइक्वालिटीज़ जो इस इंडिया में हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम क्या है, जैसे आपको पता है आपके भी कुछ सरनेम होंगे, नाम होंगे। जैसे कुछ लोगों को राजपूत बोला जाता है या कुछ को ब्राह्मण बोला जाता है, वही सिस्टम जो है उसी को हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब पुराने ज़माने में क्या हुआ कि लोगों ने डिसाइड किया कि जो उनका प्रोफेशन है, जो वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उस एक फैमिली का वही काम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है पॉटर्स की। ठीक है, पॉटर्स मतलब घड़े बनाना, पॉट्स बनाना। तो अगर ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई फैमिली जो है वो पॉट बनाती है, घड़े बनाती है, तो उसकी फैमिली के सब लोग, मतलब जो भी हैं फ्यूचर जो भी बच्चे होंगे या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी, वो पॉट ही बनाएंगे, वो कुछ और काम नहीं कर सकते। ऐसा एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को बोला गया कास्ट सिस्टम। और एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद ये सिस्टम कभी बदल ही नहीं सकता इंडिया में। ठीक है, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज हुई, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कैसे इनइक्वालिटीज हुई। अभी हम ये बात करेंगे कि डाइवर्सिटी, ये हमने दो चीज़ें देख ली, दो इनइक्वालिटी देखी कि एक इक्वालिटी क्या हुई कि दो अलग अलग लोग हैं लेकिन दोनों के पास एक जैसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा है कास्ट सिस्टम, ये हो गया। वहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि दो अलग लोग हैं लेकिन दो अलग कास्ट से हैं। ठीक है, तो उनको हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज कर सके। आज ऐसा नहीं है, आज चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा था। अभी अब हम ये बात करेंगे कि डाइवर्सिटी से क्या हमें सिर्फ नुकसान है, क्या हमें उससे कोई फायदे नहीं है। तो जैसे हर चीज़ का नुकसान फायदा होता है, वैसे ही डाइवर्सिटी का भी नुकसान या फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके भी ऐसे फ्रेंड रहे होंगे जिनका रिलीजन आपसे अलग होगा। आप हिंदू हो तो वो क्रिश्चियन होंगे या मुस्लिम होंगे या बुद्धिस्ट होंगे। तो उनकी वजह से अब आपको नई चीज़ें जानने को मिली, नए खाने का तरीका या नई चीज़ें जानने को मिली। आपको नए फेस्टिवल भी आपने उनके साथ सेलिब्रेट किए होंगे। और उनकी अगर कोई दूसरी भाषा का है तो उसकी भाषा भी आपने जानने की कोशिश की होगी। तो समवेयर उन्होंने आपकी लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया और आपकी नॉलेज को और इन्हांस और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, और या फिर आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी ऐसे डाइवर्स लोगों के बारे में, तो आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है, हमने ये सीखा, जाना, अपने आसपास भी देख के ये समझा कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, खाना पीना जो है वो अलग है, सेलिब्रेशंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से की जाती हैं। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी अब इंडिया में आई कैसे? कैसे हम लोग इतने ज़्यादा डाइवर्स हो गए? ऐसा क्या हुआ इंडिया में? तो अगर हम बात करें 100-200 साल पहले की, वी टॉक अबाउट
तो उस टाइम पे ना तो एरोप्लेन्स थे, ना शिप, ना तो ट्रेन्स थी, गाड़ियाँ नहीं थी आज के ज़माने की। तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे? तो लोग या तो घोड़ों पे ट्रेवल करते थे, या कैमल्स पे या पैदल ही चलते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया में आके रहने लगे। कुछ जो ट्रेडर्स थे, जो बाहर से ट्रेडर्स होते हैं जो चीजें बेचते, एक जगह से लेंगे और दूसरी जगह जाके बेच देंगे। तो कुछ लोग जो यहाँ पे चीजें बेचने आए या यहाँ से बाहर गए खरीदने आए यहाँ से, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में ही रह गए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने जहाँ पे वो रहते थे वहां पे उनको कुछ नुकसान हुआ, वहां फैमिन हो गए, ड्रॉट हो गए। ठीक है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, वहां वो रहने के काबिल नहीं रहे, उस जगह पे खाना खत्म हो गया, वहां पे उनका रहना मुश्किल हो गया, तो वो वहां वो जगह छोड़ के इंडिया में आ गए। और उन्होंने हमें कुछ नई चीजें सिखाई और हमसे कुछ चीजें सीखी भी। इस तरीके से नए लोग आए, नई तरह के, नई सोच वाले लोग आए, और उसकी वजह से इंडिया जो है हमारा देश इतना डाइवर्स हो गया। उनका खाना पीना जो है उनके बारे में हमें पता चला, उनकी भाषा के बारे में पता चला, उनके म्यूजिक के बारे में, रिलीजन के बारे में, ये सारी चीजें हमें उनके बारे में पता चली। और हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारे जो कल्चर है वो मिक्स हुए या नहीं भी हुए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी रखी, और इस तरीके से हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स हो गया। लेकिन ये डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों के आने या जाने की वजह से नहीं हुई, ये डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से हुई। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि एक जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वो सारी चीज़ें भी मायने रखी। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक तरह की सॉइल है तो उसमें एक तरह के पेड़ पौधे भी होते हैं, उसी पे इंसान भी डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक नॉर्थ की स्टेट जो है, नॉर्थ का एरिया रीजन जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, विल लुक इनटू लद्दाख जो नॉर्दर्न हमारा टिप है, और हम साउथ का देखेंगे केरला। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक पिक्चर है लद्दाख की, आपको दिख रहा है कोई, बहुत कम आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रास दिख रही है, बहुत कम वेजिटेशन दिख रही है। ठीक, हम लद्दाख और केरला को मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा लद्दाख बिल्कुल नॉर्थ में, हमारी यूटी है, और ये है हमारा केरला बिल्कुल साउथ में। ठीक है, दिस इज आवर स्टेट। ओके, तो ये आपके पास मैप पड़ा है, आप वहां पे भी देखिए और इसको मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो है रहन सहन, उनकी ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करती है, उनका क्लाइमेट कैसे डिसाइड करता है। तो अगर हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख एक डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे माउंटेन है, लद्दाख में प्लेट्यू, लद्दाख बेसिकली प्लेट्यू है। ठीक है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, और एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल है, रेन बहुत ही ज्यादा कम होती है वहां पे, ज्यादातर वहां पे स्नो होती है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, लोगों को वेट करना पड़ता है जब समर वहां पे आएंगे। अब समर में मतलब थोड़ी सी वहां पे गर्मी होगी उनके ठंडे माहौल में, तो पानी पिघलेगा और लोगों को पानी मिल पाएगा। वहाँ के लोग जो हैं अपने गुजर बसर के लिए शीप्स गोट्स वगैरह रखते हैं, और उन शीप से वो पश्मीना वूल बनाते हैं, जो कि कश्मीर में जाके फिर वो
उनके पश्मीना के शॉल्स बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं दूध, ठीक है, दूध, मीट, चीज, बटर, इस तरह की चीजें जो हैं वो खाते हैं। और कुछ जितना भी वेजीज जो हैं वहाँ पे गर्मियों में समर सीजन पे वो उगा पाते हैं, वो चीज़ें वो लोग खाते हैं। ठीक है, हर एक फैमिली के पास उनकी अपनी गोट, काऊ, जोस, याक जो है वो होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अब क्योंकि वहाँ पे ठंड है, एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं हो सकता, उन्होंने एनिमल्स रखे हैं और किसी तरीके से एक उन्होंने अपना तरीका वैसे बना लिया है कि वो समर्स में अपने क्रॉप उगाते हैं और उसको पूरा साल प्रिजर्व रखते हैं और उसको खाने की उसी को पूरे साल अपनी फूड में वो इंक्लूड करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से ट्रेडिंग नहीं की जाती। एक तो हमने समझ लिया कि वहाँ से शॉल तो बनते ही हैं, लेकिन लद्दाख एक ऐसी जगह भी रही है जहाँ पुराने टाइम पे बहुत से पासिस रहे हैं। पासिस मतलब रास्ते रहे हैं, वहाँ से कारवां निकलते थे। अब कारवां मतलब ट्रेडर्स का ग्रुप। ठीक है, जो लोग चीजें बेचते खरीदते थे वो एक ग्रुप में एक साथ जाते थे, तो वो कारवां उनको बोला जाता है कारवां। तो बहुत से कारवां लद्दाख के जो रास्ते बनाए गए थे पुराने टाइम पे, वहां से जाते थे और वहां किन चीजों की ट्रेडिंग की जाती थी, कौन सी चीजें बेची खरीदी जाती थी ज्यादा, वो थी टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, स्पाइसेस मसाले, रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क जो सिल्क है वो, और कारपेट, ठीक है, चटाई वगैरह, ये सारी चीजें ट्रेड की जाती थी। बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में पहुंचा, यहीं लद्दाख, लद्दाख के जरिए, वो जो रास्ता था, जो पासिस थे पुराने टाइम पे, उसके जरिए। ठीक है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम यहाँ पे आया कोई 400 साल पहले, एंड अभी वहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग भी रहते हैं। तो मेन रिलीजन वहाँ पे बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म और इस्लाम है। लद्दाखीज का बहुत एक रिच ट्रेडिशन है, उनके अपनी सॉन्ग्स, पोइम्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन अपने ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये दोनों रिलीजन के लोग जो हैं वो मिल दोनों रिलीजन के लोग पसंद करते हैं और गाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी लद्दाख की बात जहाँ डेजर्ट है, जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, लेकिन हाँ आजकल उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि वो पुराने टाइम के मुकाबले काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर आज वहाँ पे कर पाते हैं। उन्होंने इस तरीके से अपना पानी का सिस्टम मैनेज किया है कि वो पहले के मुकाबले, पुराने टाइम के मुकाबले अब बेहतर एग्रीकल्चर कर पाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं केरला की। केरला जो है, जैसे मैंने बताया आपको दिखाया अभी, ये साउथ वेस्ट में है स्टेट, और यहाँ पे एक तरफ जो है वो सी है और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे हिल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिल्स वहाँ पे हैं। बहुत से स्पाइसेस जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। केरला में एग्रीकल्चर अच्छा किया जाता है, वहाँ पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जा सके। तो स्पाइसेस, पेपर्स, क्लोव्स, कार्डमम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं। जो मेन रीजन है ये पुराने टाइम से ही ट्रेडर्स का। ठीक है, जूश अरब जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी रहे पुराने टाइम पे, यहाँ पे आए, ट्रेडिंग करने के लिए आए, लेकिन यहाँ के कल्चर को भी उन्होंने असर डाला। उसके बाद क्रिश्चियंस भी आए। बहुत से ट्रेडर्स में से एक फेमस नाम है इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता जो मोरक्को से जो है वो इंडिया में आए। उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो इंडिया के बारे में
स्पेशली जहाँ पे वो रहे केरला के रीजन वगैरह में, उसमें उन्होंने बताई। इसके अलावा पोर्चुगीज जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो भी यहाँ यहाँ आए, वास्को डा गामा जिन्होंने हमारा सी रूट ढूंढा, वास्को डा गामा ने, वो भी केरला जो है इन्हीं रीजन यहीं पे आए। तो एक तरीके से बहुत से लोग केरला में भी आए और ये जो कल्चर है केरला का बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है ओशन सी एरिया है, तो यहाँ पे फिशिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। फिशिंग नेट्स जो हैं वो चाइनीज फिशिंग नेट्स के जैसे हैं, उनको चीना वाला बोला जाता है। इवन जो फ्राइंग के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं वो चीना छट्टी उनको बोला जाता है, जो कि चीना मीन्स कहीं ना कहीं वो चाइना के साथ रिलेट किया जाता है, चीन इज चाइना। ठीक है, अब मैंने बताया केरला का लैंड जो है वो फर्टाइल है, क्लाइमेट जो है मॉइस्चर रहता है वहाँ पे ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे राइस आसानी से उगाया जा सकता है, फिश उनको आराम से सी से मिल जाती है, वेजिटेबल्स वो लोग काफ़ी उगा सकते हैं, स्पाइसेस वो काफ़ी उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं और यही सारी चीज़ें लोग जो हैं वो ज़्यादातर खाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, उनको आसानी से मिल जाती हैं। अब हम बात करें दोनों का कंपेयर करें तो लद्दाख और केरला दोनों से एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, दोनों का क्लाइमेट बहुत अलग है, उनके कपड़े भी अलग हैं, जो लोग वहाँ पे आए वो भी अलग अलग आए। और ट्रेडिंग जो की गई लद्दाख में, जो चीज़ें पाई जाती थी जैसे शॉल वगैरह की चीज़ें, वो जो है ट्रेडिंग की गई। स्पाइसेस अगर ट्रेड किए गए तो इन एरिया से लिए गए जहाँ स्पाइसेस ज़्यादा उगाए जाते थे। केरला की बात करें तो केरला में स्पाइसेस काफ़ी उगाए जाते थे। पूरी बाकी दुनिया में जो स्पाइसेस लेके जाया जाता था वो केरला से लेके जाया जाता था। लद्दाख से मेनली जो वुलन चीज़ें हैं जैसे पश्मीना वगैरह वो लिया जाता। सो इस तरीके से हमने ये समझा कि डाइवर्स कल्चर जो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि बाहर से लोग आए या बाहर से लोग यहाँ पे रहना उन्होंने शुरू किया, ट्रेडिंग की वजह से वो असर भी हम पे हुआ, लेकिन उसके अलावा हमारी ज्योग्राफी का, हमारा क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, कौन सी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं, उन चीज़ों ने भी हमारी डाइवर्सिटी, हमारे देश के लोगों को इफ़ेक्ट किया, उन पे असर डाला और इस तरीके से हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स हुआ। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद हम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, स्पेशली यूनिटी हमारे अंदर है। और इसकी एग्जाम्पल हमें तब मिलती है जब ब्रिटिशर्स के टाइम ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे। उस टाइम पे लोगों ने नहीं सोचा कि लोग अलग रिलीजन के हैं या अलग कास्ट के हैं, वो सब इकट्ठा हुए, सबने उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का रूल था, जो ऑप्रेसिव रूल था, उसके अगेंस्ट फाइट किया। उन्होंने उसके लिए एकजुट हुए और जो बैटल हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो इकट्ठा होके वो बैटल उन लोगों ने जीती। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि हम बेशक जितने भी डाइवर्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता वाली बात, एकता वाली बात हमें है। ठीक है, कुछ पोइम हैं जिसकी पंक्तियां जो यहाँ पर लिखी गई हैं, ये जिससे इस चीज़ जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो स्ट्रगल लड़ी उसमें हमारी यूनिटी जो है वो उसके बारे में पता चलता है। दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, और
और ये लाइन आप स्पेशली देख सकते हो, जिससे पता चलता है पोइम में ये लिखा गया है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका ब्लड जो है वो आज एक जैसा ही बह रहा है। उस टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है कि वो अब सब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनका जो रूल था ऑप्रेसिव, उसके अगेंस्ट फाइट किया और उनको देश से बाहर निकाला। तो हमें ये सीख में पता चलता है कि बेशक देश में जितनी भी डाइवर्सिटी हो, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं और जीत सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।